आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में दोस्तों। ये एक ऐसा विषय है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है देशों के बीच तेजी से बढ़ता हुआ इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन। ये सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पर नहीं बल्कि कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर भी होता है। लेकिन आज हम मुख्य रूप से फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के थ्रू ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे। फॉरेन ट्रेड कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों से कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करती आई हैं। पुराने समय में ये ट्रेड म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होती थी, दोनों कंट्रीज को फायदा होता था। लेकिन कॉलोनियल पीरियड में ये सिनारियो बदल गया। जब इंडिया ब्रिटेन का कॉलोनी बना तो ट्रेड का पैटर्न बिल्कुल अलग हो गया। इंडिया को रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करने पड़ते थे और फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करने पड़ते थे। ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि इससे हमारे लोकल इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ। आज के समय में ग्लोबलाइजेशन में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यानी एमएनसीज का बहुत बड़ा रोल है। ये कंपनीज अपना प्रोडक्शन अलग अलग कंट्रीज में स्प्रेड करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कॉस्ट मिनिमाइज करना और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। एमएनसीज फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज करती हैं। कभी वे इंडिपेंडेंटली अपनी फैक्ट्री सेटअप करती हैं, कभी लोकल कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स करती हैं और कभी एग्जिस्टिंग कंपनीज को एक्वायर कर लेती हैं। उदाहरण के लिए कारगिल फूड्स नाम की अमेरिकन कंपनी ने इंडिया की परख फूड्स को एक्वायर कर लिया। वर्ल्ड में कई एमएनसीज हैं जिनके पास इतना पैसा है जितना कि कई कंट्रीज के पास होता है अपने बजट में। अब बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाने वाले फैक्टर्स क्या हैं। पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी में रैपिड इंप्रूवमेंट। ट्रांसपोर्टेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुई है उससे कंट्रीज के बीच कम्युनिकेशन और गुड्स की मूवमेंट बहुत आसान हो गई है। दूसरा मेजर फैक्टर है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट द्वारा फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर लगाए गए बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेशर, खासकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का। WTO की एस्टैब्लिशमेंट डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा की गई थी और ये इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स बनाती है। करंटली WTO के 164 मेंबर कंट्रीज हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि WTO के रूल्स हमेशा फेयर नहीं होते। डेवलप्ड कंट्रीज अभी भी बहुत सारे बैरियर्स लगाए रखती हैं फ्री ट्रेड में, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के 30 इयर्स हो गए हैं जब से हमने इकोनॉमिक बैरियर्स रिमूव किए हैं। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव भी। पॉजिटिव साइड देखें तो कंज्यूमर्स को बहुत फायदा हुआ है। मार्केट में वैरायटी बढ़ी है, क्वालिटी इंप्रूव हुई है और प्राइसेस भी कम्पिटिटिव हो गए हैं। टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, IT, बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जॉब्स क्रिएट हुई हैं। कुछ इंडियन कंपनीज भी मल्टीनेशनल बन गई हैं। गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZs भी बनाए हैं जहां कंपनीज को 5 इयर्स तक टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। MNCs प्रोडक्शन सेटअप करते समय कई फैक्टर्स कंसिडर करती हैं, जैसे मार्केट से प्रॉक्सिमिटी, लो कॉस्ट स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज की उपलब्धता और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं दोस्तों। स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बहुत नुकसान हुआ है। चाइनीज टॉयज के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब चीप चाइनीज टॉयज इंडियन मार्केट में आए तो लोकल टॉय मैन्युफैक्चरर्स को सिवियर कंपटीशन फेस करना पड़ा। बैटरीज, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल जैसी इंडस्ट्रीज में स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बिजनेस बंद करना पड़ा। वर्कर्स की कंडीशन भी कंसर्निंग है। MNCs के पास पावर है प्राइसेस डिटरमाइन करने की, क्वालिटी डिसाइड करने की, डिलीवरी शेड्यूल तय करने की। कंपनी डिसाइड कर सकती है कि वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस कैसी हों। अक्सर वर्कर्स को लो वेजेस मिलती हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती और वर्किंग कंडीशंस भी पुअर होती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अनफेयरनेस है। डेवलप्ड कंट्रीज अपने फार्मर्स को सिग्निफिकेंट सब्सिडीज देती हैं प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज से एक्सपेक्ट करती हैं कि वे अपनी सब्सिडीज रिमूव करें। ये डबल स्टैंडर्ड है। अब सवाल ये है कि क्या ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाया जा सकता है? जी हां, ये पॉसिबल है। गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज बनानी होंगी जो सभी सिटीजन्स के इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करें, स्पेशली वल्नरेबल प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के। WTO से नेगोशिएट करना होगा कि ट्रेड रूल्स फेयर बनाए जाएं, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के लिए। पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस का भी बड़ा रोल है। अगर लोग साथ मिल जाएं तो फेयर ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है। कलेक्टिव एक्शन से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। गवर्नमेंट को प्रेशर डाला जा सकता है कि वे सभी के हितों को ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनाएं। ग्लोबलाइजेशन एक रियलिटी है जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे फेयर और इक्विटेबल बनाया जा सकता है। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और सिविल सोसाइटी
सभी की जिम्मेदारी है कि ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स सभी तक पहुंचे, ना कि सिर्फ कुछ पावरफुल एंटिटीज तक। ये स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी ग्लोबल इंटीग्रेशन और लोकल इंटरेस्ट्स के बीच बैलेंस बनाने के लिए। तभी हम एक ऐसी वर्ल्ड क्रिएट कर सकेंगे जहां ग्लोबलाइजेशन सभी के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि सिर्फ कुछ के लिए।